आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार दोस्तों, बियानी टीवी के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है खास मुलाकात में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हमारे पास स्टूडियो में दो शख्सियत है। इनमें पहले प्रोफेसर सरन हमारे बीच में है। प्रोफेसर सरन घई साहब, आपका स्वागत है। मुझे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेट में सर का परिचय देना चाहता हूँ। सर जो है हिंदी साहित्य में सर का बहुत योगदान है। कनाडा में हिंदी भाषा को आगे ले जाना, हिंदी साहित्य को आगे ले जाना। अभी मैंने सर की बुक देखी, जो प्रेम के ऊपर सर की जो अभिव्यक्ति है, जो कविता है, वो बहुत ही खूबसूरत है। आज उस पर भी चर्चा होगी सर आपके साथ में। हमारे बीच में कवियत्री निशा मैम है। आपका स्वागत है मैम। आप इंस्टीट्यूशन से जुड़े रहे और आज सर को यहाँ आमंत्रित करने में आपका सहयोग रहा। मैं पुनः आपको दिल से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं हमारे दर्शकों के साथ में, वो बात है हिंदी साहित्य की, वो भाषा है, भाषा की बात है, वो प्रेम की बात है, और वो कनाडा में भारतीय फील की बात है। आज ये बात हम आगे बढ़ाएं। उससे पहले मैं निशा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर का जो परिचय है वो पूरा परिचय सर का, क्योंकि सर से आप काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। सर प्रोफेसर सरन घई सर कनाडा में कनाडा टोरंटो यूनिवर्सिटी में पिछले 10 साल से उनकी काफ़ी हिंदी की सेवाएं दी हैं। हिंदी को आगे लाने में, हिंदी को विदेशों में हिंदी को बहुत आगे बढ़ाने में सर का बहुत योगदान रहा है। सर की वहाँ से एक इंटरनेशनल मैगजीन निकलती है, प्रयास पत्रिका है, जिसमें वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हिंदी के चाहने वाले उसके अंदर अपनी फीलिंग्स भेजते हैं, अपनी पोइट्री भेजते हैं, अपने लेख भेजते हैं, और सर उनका ऑनलाइन जो है प्रकाशन करते हैं। और ये सर का काम जो है खुद वन मेड काम है। वो किस तरह से अपने अकेले हौसले से पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदी को इतना आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा सर ने अभी थोड़े दिनों पहले देश विदेश की बहुत सी यात्राएं की हैं, वो भी हिंदी का अपना योगदान देने के लिए की हैं। सर ये जो है सारा खर्चा सर आप खुद ही करते हैं। इसके ऊपर कहीं से किसी ऑर्गेनाइजेशन से, कोई संस्था से सर को कुछ वहाँ से नहीं है उनका योगदान। और अपने यूनिवर्सिटी से सेवारत निवृत्त होने के बाद सर ने सारा जो हिंदी को बढ़ाने का और विदेशों के अंदर हिंदी को, भारत की हिंदी को विदेशों में एक ऊंचा स्थान दिलाने का सारा सौभाग्य सर को, श्रेय जो है सर को जाता है। इसके अलावा सर की नमस्ते लंदन से, नमस्ते कनाडा, सॉरी कनाडा से प्रकाशित होती है। उस पत्रिका में एक नमस्ते सर ने अभी नीचे भाषण के दौरान बताया, सर ने काफ़ी पत्रिका का वो काफ़ी रेस्पॉन्स उनको सर को मिला है उस कनाडा के नमस्ते पत्रिका से। तो ये सर का हमारे बीच में आज सर आए हैं, और जब जयपुर इनका आगमन हुआ तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। और मैं चूँकि बियानी से जुड़ी हुई हूँ, मेरी बहुत फीलिंग्स यहाँ से जुड़ी हुई हैं। मैंने आदरणीय संजय सर को, आदरणीय राजीव सर को बहुत मेहनत करते हुए और बहुत भागते दौड़ते हुए पूरे एम्पायर को उन्होंने कैसे अपने पसीने से खड़ा किया है, मैंने खुद ने अपनी आंखों से देखा है। मैं 2012-13-14 के सेशन में सर मैं आई थी, और मैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर से थी। सर सबसे पहले मेरे को आज भी याद आता है, सर से मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो सर आपने मेरे से पहला क्वेश्चन ये किया था कि ये निशा तुम ये कैसे करोगी, ये डिफरेंट लाइन है और तुम इस डिफरेंट लाइन में कैसे एडजस्ट करोगी। तो बस मेरे सामने एक एम था कि मुझे कुछ चेंज करना है अपनी लाइफ में। और मैंने फिर वो पता नहीं सर कि आप लोगों की अपेक्षाओं पे मैं खरी उतर पाई या नहीं, लेकिन हाँ आज शायद मैं यहीं होती अगर मेरी उस समय मदर इन लॉ बीमार नहीं होती तो। खैर वो लाइफ का चेंज होता है, पार्ट होता है, हमें कुछ और जिंदगी कहते हैं, जिंदगी बुला रही होती है, अपॉर्चुनिटी बुला रही होती है। उन्हीं दिनों मुझे जर्मनी में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अपॉर्चुनिटी मिली, और मैं इंडिया से अकेली लेडी में यहाँ से इंटरनेशनल फेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए गई। वहाँ से मेरा मॉस्को रशियन डेलीगेशन में सिलेक्शन हो गया, तो मैं आई वॉज देयर 6 मंथ्स और मैं वहाँ पर मैंने कंपनी को संभाला। उसके बाद मैं इंडिया आई, फिर खुद की कंपनी भी खोली मैंने अपनी, और फिर साहित्य का सफ़र। सर आपके कॉलेज से साहित्य का सफर शुरू हुआ मेरा। ग्रेट। आपके जो बर्थडे सेलिब्रेशन होते थे, आपको ध्यान हो, मैंने कई कविताएं उस समय बोली थी, सुनाई थी कुछ टीचर्स पे लिख करके, और उन्हीं को मैं अपने फेसबुक पे डालने लगी। सर से परिचय हुआ, आप जैसे साहित्यकार से बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है। मेरे साहित्य गुरु हैं सरन सर,
बहुत अच्छा बुरा इस लाइन के अंदर भी बहुत कुछ मोटिवेशन आपका मिलता रहता है। और सर वही चीज़ है साहित्य की में आगे बढ़ते बढ़ते आज इंडिया के काफ़ी आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से बहुत अवार्ड इंडिया के मिल चुके हैं। तो वही अभी 2017 में मुझे इंडिया का वुमेन ऑफ इंडियन अवार्ड मिला है 2017 का। तो ये बस आप लोगों के आशीर्वाद का ही फल है और मैं उसी राह पे चल रही हूँ। निशा मैम, मुझे लगता है कि जब हमारे में बहुत उत्साह होता है तो कोई काम मुश्किल नहीं रहता है ना। बहुत से लोग हैं जो अपने आप को पहचान ही नहीं पाते, अपनी मौलिकता खो चुके हैं, क्योंकि हम अपनी भाषा से ही नहीं जुड़े। हम लफ्ज बोल रहे होते हैं वो हमारे जहन से नहीं निकल रहे होते, हमारे दिमाग से निकल रहे होते हैं, जबकि हमारी ताकत तो हमारे इमोशंस में, हमारी भावनाओं में। तो मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ आपकी कि भाषा जो है, हमारी हिंदी भाषा है, वो हमारे दिल की भाषा है, हमारी अपनी भावना है, हमारे अपने इमोशंस हैं। मुझे कभी कभी लगता है ये कोर्ट में इतने केसेस क्यों दायर हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि लोग दिमाग तक पहुँचे। काश हम अपने दिल तक पहुँचे और अपने दिल की भावनाओं का इजहार करें। वो अपनी कविताओं में किए जा सकते हैं, वो अपनी कहानियों में किए जा सकते हैं, वो अपनी मातृभाषा में किए जा सकते हैं, है ना। हमें जो आपके जो व्यक्तिगत विचार हैं वो आप अपनी भाषा में ही कर सकते हैं, किसी दूसरी भाषा में नहीं। वो आउटपुट आएगा ही नहीं। आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको एक लैंग्वेज चाहिए, आपको इंस्ट्रक्शंस देने, लेकिन जब आपको अपनी संवेदनाएं कहनी है, आपको अपनी विशेष कहनी है, आपको अपनी एम्बिशन के बारे में अपनी मदर से बात करनी है, तो आपको किसी उधारी की भाषा की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको अपनी मौलिक भाषा की ज़रूरत है। क्योंकि भाषा के शब्दों से एक फील जनरेट होता है और वो फील हमारे को जो है ताकतवर बनाता है। ये इमोशनल की दुनिया है, क्योंकि हमारे को गाने और संगीत से हम जुड़ जाते हैं, लेकिन हम भाषण से नहीं जुड़ पाते। कविताओं से जुड़ जाते हैं, शायरियों से जुड़ जाते हैं, लेकिन हम कभी भी बड़े बड़े भाषणों से नहीं जुड़ पाते। इसलिए साहित्य का अपना रोल है। साहित्य हमारी आत्मा है, हमारी सोल है, हमारा दिल है। इसलिए हमारे को अपनी भाषा को तवज्जो देना चाहिए। मैं सर से इसी बारे में आगे बढ़ते हुए एक सवाल रखना चाहता हूँ। सर, आप तो कनाडा में हैं और मैं देखता हूँ कनाडा में बहुत इंडियंस हैं, उनमें सरदार लोग भी बहुत हैं वहाँ पे, है ना। सरदार लोग दिल की बातें करते हैं, सरदार लोग उत्साह के साथ रहते हैं। मुझे लगता है कि सरदारों से, पंजाबी लोगों से बहुत सीखना चाहिए। और वो अपनी मौलिक काम करते हैं, उन्हें जो भी एक काम अच्छा लगता है उसको मस्ती से करते हैं। तो सर, कनाडा में हिंदी भाषा को लेके आपका कैसा फील है? लोग वहाँ पे अपनी मातृभाषा से किसी तरह से जुड़े हैं? इतने इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे हैं, तो ये अपनी भाषा से, मातृभाषा से लोग जुड़े हैं या पूरी तरह से वो चेंज हो गए हैं? और वहाँ की नहीं, अगर जुड़े ना होते तो आज मैं यहाँ पे कैसे होता हम भी कुछ और कर रहे होते। तो लेकिन हम जो हिंदी प्रेमी लोग हैं, जब अपने टाइम टू टाइम, पहले तो मैं खुद हर महीने कवि सम्मेलन करता था हर महीने, लेकिन अब इतना टाइम रहा नहीं, तो 2 या 3 महीने में एक कवि सम्मेलन और या फिर कोई दूसरी साहित्यिक गोष्ठी या कुछ ना कुछ। तो और उसके कारण जितने भी लोग हमारी संस्थाओं से जुड़े हैं, तो वो लोग आते हैं और आकर के अपनी बात कहते हैं। और खासकर जो हिंदी के प्रति उनका जो अनुराग है, उसको व्यक्त करने के लिए उनको ये सबसे जो है बढ़िया एक प्लेटफॉर्म लगता है कि हाँ, ये वो मंच है जहाँ से हम अपनी बात कर सकते हैं। तो वो लोग जो है बड़े खुशी से जुड़ते हैं। और हम लोगों का तो वहाँ पे ये भी होता है कि एक पारिवारिक जो है वो चलता है, तो उसमें कवि सम्मेलन के बीच में या शुरू या एंड में लंच या डिनर, एक पार्टी की पार्टी हो जाती है और वो साथ में जो है कविताओं का दौर चलता है। तो बड़ा एक बढ़िया माहौल होता। सर, इसमें जो जैसे अब थर्ड जनरेशन आ गया आपके बाद में, सेकंड और थर्ड, तो वो जो यूथ है वो कितना हिंदी से जुड़ा हुआ है? कनाडा में हम देखें जो जवान है, जो 20 साल की उम्र में है, अपने 15 साल में, वो हिंदी को कितना अडॉप्ट किए हुए हैं? एक्चुअली क्या है कि जो यूथ है वहाँ का, वो लाइफ इतनी चैलेंजिंग है कि अगर वो जॉब्स में हैं या अगर वो पढ़ रहे हैं, तो उनके ऊपर पढ़ाई का या जॉब का इतना ज़्यादा बोझ है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप डॉलर नहीं कमाओगे तो सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे इट्स ए आवरली थिंग। इस घंटे में आपके पास में पैसे तो आप जो है सरवाइव कर रहे हो, अगले घंटे में पैसे खत्म। तो ये आवर्स उस पे चलता। तो लेकिन फिर भी क्योंकि जनरली हम जो प्रोग्राम्स करते हैं वो सैटरडे संडे को करते हैं, तो उन 2 दिनों में जिनके पास में जॉब नहीं, मतलब जो जॉब में बिजी नहीं है, वो लोग आते हैं और आकर के अपनी बात कहते हैं। लेकिन यूथ उतना इन्वॉल्व नहीं है। आज जब मैं बच्चों से बात कर रहा था यहाँ पे,
तो मैंने ये अपील की थी उनसे कि आप आइए और अपनी जो संस्कृति है सिर्फ वहाँ पे उनमें मत डूब जाइए कि आकर के सिर्फ पढ़ाई या सिर्फ दूसरे काम, इसको भी आगे बढ़ाइए। बच्चों में कैसा लगा सर आज बीएनई ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपने बच्चों से सेशन अटेंड किया और उनको आपने अपने साहित्य और अपने अनुभव के बारे में अपने अनुभव साझा किए, सो आपको कैसा फील आया? मतलब बच्चे वास्तव में यहाँ पे हिंदी भाषा के प्रति जो समझ है, जो प्रेम के प्रति जो उनकी समझ है, वो कैसी रही यहाँ पर आपको? मेरे ख्याल में मेरी बातचीत के दौरान करीब 30 बार तालियां बजी। अच्छा। तो आप सोच सकते हो कि जो है बच्चों को अच्छा लगा तभी, नहीं तो बच्चे तो 1 मिनट में हूट करते। हाँ, इस उम्र में बच्चों के साथ में इन्वॉल्व होना और उनकी दिल को समझ के बोलना, उनके पास एक्चुअली करने को बहुत कुछ है, पेशेंस नहीं है। अगर उन्हें आपने अपने साथ जोड़ करके रखना है तो उन जैसा बनना पड़ेगा। यस। तो यही मैं जब मैं पढ़ाता था यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में, तो मैं यही करता था कि 1 महीने के टाइम में जो फर्स्ट मंथ होता था, उस बीच में मैं स्टूडेंट्स को बता देता था कि आई एम नॉट अ प्रोफेसर, यू आर नॉट माई स्टूडेंट्स, आई एम अ फादर, यू आर माई सन्स एंड डॉटर्स। तो वो एक जो सिस्टम बैठ जाता था, उसका नतीजा ये निकलता था कि जब वो वहाँ पे एक कोर्स असेसमेंट होता है 1 महीने 1.25 महीने बाद, जब स्टूडेंट्स सेट हो जाते हैं तो कोर्स असेसमेंट होता है, उसमें टीचर्स असेसमेंट भी होता है कि जो पढ़ा रहा है वो और जो क्या पढ़ाया जा रहा है। तो आपकी शुभकामनाओं का ये वो था कि लगातार 10 साल तक ऑन यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड्स स्टूडेंट्स ने मुझे बेस्ट प्रोफेसर ऑफ द यूनिवर्सिटी। ग्रेट। देखिए ये ताकत लगातार 10 साल। ये मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, ये है ताकत। और मैं उन सब यंग टीचर्स को ये बात बताना चाहता हूँ कि आजकल हम अपनी टीचिंग के दौरान बहुत कम जुड़ाव लेकर आते हैं। अगर बच्चों को हम ये पहले दिन ये आश्वस्त कर दे कि मैं आपका फादर हूँ, और एक लेडी टीचर बता दे आई एम जस्ट लाइक योर मदर, और मैं आपको प्रेम करती हूँ और आपके जीवन की बेहतरी में मैं अपनी बेहतरी समझती हूँ, और ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाता है तो हम फिर दिल से जुड़ते हैं, और मुझे लगता है दिल दिमाग को भी जोड़ देता है। सो एक अच्छे टीचर को अपने बच्चों से कनेक्टिविटी बनाने के लिए बहुत प्रयास करने चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर टीचर आजकल अपने लेक्चर पूरे करते हैं, अपना कोर्स पूरा करते हैं। मैं चाहूँगा कि हम संवेदनाओं और भावनाओं को समझें और हमारी टीचिंग बेहतर बने। सर वहाँ यूनिवर्सिटी में अच्छे प्रोफेसर और एक चहेते प्रोफेसर के रूप में रिकॉग्नाइज किए गए। सर आज एक और बात मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आज हम लोग जिस आधुनिक परिवेश में रह रहे हैं वहाँ हमारे पास नए नए आविष्कार है, नई नई टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी है, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम कहीं प्रेम को खो बैठे हैं। हम मानवीय मूल्यों को अपने हृदय से किसी को भी आहत कर देते हैं किसी भी समय। सो प्रेम आपने और एक लंबा सफ़र तय किया आपने, और आपने कई दशक देखे हैं। प्रेम के प्रति लोगों की जो समझ है वो अगर हम तुलना करें पिछले 50 सालों में जो बदली है, किस हद तक सही है, मतलब किस हद तक बदली है। हम जो आज ये अनुभव कर रहे हैं, जो मुझे कई बार अनुभव होता है कि हम लोग जो है प्रेम को शायद कहीं खोते जा रहे हैं। एक्चुअली इसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो अब दुनिया जो डेवलप हो रही है जिस सेंटिमेंट्स को लेकर के, ये मटेरियलिस्टिक वर्ड बनता जा रहा। ये जो पहले एक जो भावनाएं थी, जो परिवार की भावना थी, समाज की भावना थी, छोटे बड़े की इज्जत की भावना थी, वो सब चीज़ें धीरे धीरे, क्योंकि इतना मैकेनाइज्ड हो गई है लाइफ कि उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का टाइम ही नहीं। और दूसरी बात, क्योंकि इंसान है तो प्रेम तो करेगा, तो उसका प्रेम का शॉर्टकट ये है कि वो सिर्फ एक सेक्स तक या किसी उस तक वो करके रह गया। जो एक जो असली भावना थी, जो प्रेम के प्रति आध्यात्मिकता थी, वो आध्यात्मिकता अब जो है वो दिखाई नहीं देती। ये थोड़ा सा फर्क आया प्रेम। इसको कैसे किया जा सकता है सर? आप कैसे क्या मैसेज देंगे? क्योंकि जब तक आज के इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होती वो करता नहीं, तो आज प्रेम की यूथ को ज़रूरत जो है वो कम महसूस होती है, तो क्या करे वो ताकि वो अपने जीवन में इस प्रेम रूपी धन को, है ना, जिसको उसको खुद को अच्छा लगता है पर वो शायद समझ नहीं पाता है, वो उसको उपजे, उसको समझ आए। इसके लिए मैं समझता हूँ यदि वो स्कूल या कॉलेज में है तो उसके लिए शिक्षक जिम्मेदार है। शिक्षक अगर ये बताएगा कि प्रेम क्या है, असली प्रेम क्या है,
ये जो वर्ल्डली प्रेम है ये नहीं, वो जो आध्यात्मिक प्रेम है, जो मीरा का प्रेम था, उस प्रेम को जब वो जगाएगा। और ये काम टीचर के अलावा जितना अच्छा टीचर कर सकता है, मेरे ख्याल में वो पेरेंट्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं पे एक वो सोशल बैरियर आ जाता। वो नहीं, माँ भी नहीं समझा पाती, पिता तो वैसे ही थोड़ा दूर ही रहते हैं। तो वो नतीजा ये निकलता है कि बच्चे को समझ में ही नहीं आता कि प्रेम है क्या। और अल्टीमेटली वो जो है किसी जो फिल्मी प्यार है जिसे कहते हैं, उस प्यार को वो समझ जाता है कि हाँ यही प्यार है। लेकिन वो असली प्यार नहीं है, वो एक सिर्फ सेल्यूलाइड वो रिप्रेजेंटेशन है प्यार की। ये फर्क है इसमें। क्योंकि सर आज सुबह भी हम इस पे विचार कर रहे थे, तो हमने डायरी में लिखा, हमने लिखा कि अगर आप में आदर है तो आपको उस जिस पर्सन के प्रति आदर है उसके प्रति प्रेम हो जरूरी नहीं, लेकिन अगर आपको प्रेम है तो आदर तो अपने आप होगा ही होगा, अपने आप। यानी लव जो है एटीट्यूड से भी, ग्रेटिट्यूड के एटीट्यूड से भी बड़ा है। इफ यू आर लविंग समवन यू विल रेस्पेक्ट समवन, बट इफ यू आर रेस्पेक्ट इवन देयर मे बी लव और मे नॉट बी। सो सर मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ, 5 साल बाद मैं आज यहाँ बियानी में हूँ, शायद इसी कारण से हूँ क्योंकि अंदर मन की जो एक फीलिंग थी कि भी मेरे को एक बार जाना है, सबसे मिलना है। मैं अभी पिछली बार ही मीटिंग में मिल करके गई, मैं यहाँ के पुराने जो टीचर्स थे सबसे मिलके एक से मैं मिल करके पर्सनली गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो मन में एक अपने रेस्पेक्ट है, एक लव है उन लोगों के, तो प्रेम है, तो वो चीज़ अपने आप ही आदर सम्मान सामने आ जाता है। तो वो आपने बहुत बड़ी बात कही है। वैसे मुझे ये चीज़ लगती है कि अपना जो स्कूल है जहाँ पे हम पढ़े हैं, या अपना वो मकान जिसमें हम बचपन में रहे थे, अगर चांस मिलता है आदमी को तो वहाँ पे वो जरूर जाना चाहता है, उन मोमेंट्स को रिलीव करना चाहते हैं। यही कारण है कि सर आज देखेंगे तो वृंदावन में लोग हर साल जा रहे हैं। यही कारण है कि आप अभी कनाडा से वापस इंडिया लौट कर आए हैं। और आपको यही कारण है कि हर साल मैं यहाँ पे आता हूँ, तो उन मोमेंट्स को रिलीव करने, उन दोस्तों से मिलने। सर एक गहरा सवाल जो मेरे दिमाग में चल रहा है, 3 शब्द है। एक है सत्य, जो मुझे लगता है सत्य का मतलब है आज इस वक्त, ना तो भविष्य ना भूत। एक तो वर्ड हो गया ट्रुथ, जो अपन बात कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। इसका परिणाम क्या होगा या ये किस वजह से था, ये तो झूठ है। सो एक तो हो गया सत्य वर्ड, और दूसरा हो गया प्रेम, और तीसरा शब्द हो गया शांति, पीस। ये 3 गॉडली वर्ड है। और शायद दुनिया में सबसे ताकतवर शब्दों की लिस्ट बनाई जाए तो शायद ये फर्स्ट 3 शब्द सबसे ताकतवर शब्दों की लिस्ट में शुमार हो जाएंगे। तो इन तीनों शब्दों में से हम रैंक देना पड़े किसी चीज को, तो किसको अपन ज्यादा देना चाहेंगे? आप किसको? ऑब्वियसली प्रेम को देना चाहेंगे, क्योंकि सत्य जो चीज ऐसी है, हालांकि सत्य बोलना चाहिए लेकिन सत्य हमेशा कड़वा होता। तो जहाँ पर प्रेम की भावना, उसमें थोड़ा बहुत झूठ, थोड़ा बहुत सच वो करना पड़ता। अगर आप बिल्कुल फैक्चुअल बात स्टेटमेंट्स करने लग जाओ प्रेम में, तो वो 3 दिन से ऊपर नहीं चलेगा। सर मैं ये सोच रहा था, क्योंकि अर्लियर में भी ये वकालत करता था, पर अभी इन दिनों मुझे महसूस हो रहा है इंसान अशांत है। इस कारण क्रोधी है, इस कारण वो प्रेमी नहीं है। काश हमारे जीवन में शांति उतर आए, तो ये सहज गुण तो हमारे अपने आप ही निकलते हैं। बिल्कुल। अगर आप देखें कि एक तालाब है जिसमें गदमेला पानी चल रहा है, अगर वो मट्टी जैसे ही शांत हो जाएगा तो अंदर प्रेम और करुणा, ये सब भाव, ये तो सब अपने आप दिखने लगते हैं। और मुझे ऐसा इन दिनों ये फील आ रहा है कि हमारी जो सबसे बड़ी दौलत है, जैसे महात्मा बुद्ध खोजे, जिसमें शिवा का कंट्रीब्यूशन है, जिस शिव तत्व को हम मानते हैं, महावीर स्वामी के हम बात मानते हैं, तो उसके मूल में जो बात समझ में आ रही है, आप पहले शांत हो जाइए, थोड़ी देर के लिए आप पीस ले आइए अपनी लाइफ में, और उसके बाद में ये मौलिक गुण अपने आप प्रकट होते हैं। तो मैंने उसको लिया, पर फिर वापस वही बात आती है कि जब तक आप में प्रेम और ये सब इंटर रिलेटेड है, अल्टीमेट गोल तो शांति ही है। अल्टीमेटली गोल शांति है। तो पहुंचना हमने वही है, उसी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, जैसे एक रेगुलर लैंग्वेज में हम बात करते हैं। तो सिर्फ पीस ऑफ माइंड नहीं, पीस ऑफ थॉट्स भी है उसमें, पीस ऑफ एक्शन भी है उसमें। तो जितने तरीके से हम भावनाओं से जुड़े हैं, हम सब में शांति चाहते हैं, लेकिन वो संभव हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में ऐसे होते हैं जिसमें जहां आपको चूज करना पड़ता है कि ये
तो फिर उसके बाद में आपका जो माइंड है वो ये कहता है नहीं इधर नहीं इधर ही चलो, तो वो फिर रास्ते निकलते हैं। बिल्कुल। सो सर ने काफ़ी सही बात बोली है कि भाई प्रेम, हम लोग साधारण इंसान हैं और हम लोग धीरे धीरे अपनी यात्रा तय करते हैं। अगर हमारे जीवन में प्रेम है, अगर हमारे जीवन में सत्य है, तो फिर शांति मिलती है और शांति की हमारे को प्राप्ति होती है। क्योंकि इंसान अशांत है, इसीलिए तो क्रोधी है, इसीलिए तो जेलस होती है, इसी वजह से तो इरिटेशन है, इसी तरह से तो एंगर है, इसीलिए तो हलचल है। अगर वो हलचल ही शांत हो जाएगी तो हमारे को कितना मजा आएगा, जरा सोचिए। आनंद की अवस्था इसे तो कहते हैं, इसी से तो हम लोग आनंद को समझ पाते हैं। हमें एक सेल्फी खिंचानी होती है और उसके लिए हम 5 सेकंड के लिए मुस्कुराते हैं। मजा तो तब आए जब हमारे अंदर शांति, प्रेम और ये सब आ जाए, तो हम हमेशा मुस्कुराते रहे, तब तो हम वास्तव में इंसान बहुत बड़ी बात कही है। जाते जाते सर से हम एक मैसेज लेना चाहेंगे और निशा मैम से भी मैसेज लेना चाहेंगे कि आज इस बड़े अनुभव के बाद में कि आपने यहाँ पे भी देश में बहुत समय गुजारा, कनाडा में आपने बहुत समय गुजारा और आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेमिनार और इतना कंट्रीब्यूशन देश के लिए कर रहे हैं और साहित्य के लिए इतना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बोलने का अधिकार भी शायद तभी मिलता है जब हम कुछ करते हैं। तो करके दिखाना पड़ता है। आप अपनी इंडिपेंडेंट रूप से न्यूज़पेपर को पब्लिश करना, हिंदी साहित्य के लिए आप कवि गोष्ठी करना, ये तो एक बेमिसाल काम है। लोगों को जोड़ के रखना वहाँ पे, तो आप वहाँ पे ये सब काम कर रहे हैं और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप एक ऐसा संदेश दें जो दर्शक है उनके लिए भी वो प्रेरणा का स्रोत बने। आपका हमारे दर्शकों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज क्या आप उनको देना चाहेंगे? जहाँ तक स्टूडेंट्स का सवाल है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लाइफ का आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, उसके ऊपर तन मन धन से जुट जाइए और कोशिश कीजिए कि आप वो अपनी जो दिशा अपने जीवन की आप निर्धारित करते हैं और जिस तरीके से आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं उसको ठान करके, उसमें हौच पौच नहीं कि आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, ये सब्जेक्ट समझ में नहीं आया, वो सब्जेक्ट कर लिया। आप एक ही दिशा में बढ़ते जाइए, लेकिन आपको ठानना पड़ेगा कि मैं ये बनना चाहता हूँ और अल्टीमेटली आपको वो बनकर दिखाना होगा। जिस दिन आप वो बनकर के दिखा देंगे, उस दिन दुनिया अपने आप आपके कदमों में आकर के बिछ जाएगी। और जहाँ तक आम लोगों का सवाल है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगले आने वाले 10 साल तक आप ये सारे लड़ाई झगड़े, फसाद, भ्रष्टाचार, ये जितने भी धंध फंद हैं, इनको छोड़ दीजिए। इस विश्व को एक ऐसा सौम्य विश्व बना दीजिए जहाँ पर रहने का मजा आए। वाह, क्या बात है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और मुझे लगता है कि एक ग्रैंडफादर जो अपने पोतों को जो मैसेज दे सकते हैं, उसी तरह का ये मैसेज है। जीवन में लक्ष्य निर्धारित करिए। मुझे लगता है जीवन में अगर हमने अपने लक्ष्य निर्धारित कर लिए तो हम बहुत बड़े काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पूरी ऊर्जा फिर उस लक्ष्य का पीछा करती है। अभी तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी ऊर्जा विखंडित है, चारों तरफ फैल रही है और हमें पता ही नहीं हमें किस तरफ जाना है। तो यूथ के लिए शायद ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। यूथ कहते हैं सर कि हमारी एकाग्रता नहीं लगती। शायद एकाग्रता इसीलिए नहीं बनती क्योंकि उनका लक्ष्य फोकस ही नहीं है। जब तक हमारे को एक डायरेक्शन नहीं मिलेगी, तब तक हमारी वो एकाग्रता की शक्ति केंद्रित कैसे होगी। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज है। हम चाहेंगे कि वो एकाग्रता की शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए जो आप दिशा तय कर रहे हैं, वो अपने दिल से पूछिए, आप में क्या खास बात है। अगर वो खास बात के बाद में आपने वो चीज़ तय कर ली, तो आपका दिल और दिमाग दोनों उसका पीछा करेगा। हो सकता है दिमाग पीछा करे, तो मुझे लगता है हमारी इमोशंस, हमारी भावनाएं, हमारे विचार और हमारी चेतना पीछा करनी चाहिए और वो पीछा करने के लिए एक निश्चित लक्ष्य का होना भी ज़रूरी है। हम फिर दूसरा आखिरी सवाल निशा मैम से पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत ही जिज्ञासु है, आप में एक बहुत बड़ा उत्साह है और आप बहुत कुछ करना चाहते हैं। और तो आपने यूथ के लिए, यंग बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मैम? अपने अंदर की शक्ति को हम पहले पहचानें। अगर आप सबसे पहले आप खुद समाज की इज्जत करेंगे, समाज का आदर करेंगे, अपने बड़ों का आदर करेंगे, अपने घर परिवार को समझेंगे और अपने मोटिवेशन को पहचानेंगे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं और समाज फिर आपका आदर करेगा। आप समाज को प्यार देंगे, समाज आपको प्यार देगा। समाज की इज्जत करेंगे, घर के बड़े बुजुर्गों की इज्जत करेंगे और अपनी सेल्फ अंदर का जो कीड़ा है उसको आप पहचानेंगे। आपके रास्ते की सब बाधाएं
जितनी भी बाधाएं हैं अपने आप दूर होती चली जाएंगी और आप अपने लक्ष्य की ओर अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। और जाते जाते एक और आखिरी मैसेज हम भी आपके सामने रखना चाहेंगे, और शायद ये बहुत सारांश ही है, शायद जीवन का सारांश है। और पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ये ढाई आखिर प्रेम का बड़े सो पंडित होए। मुझे लगता है काश हम इस प्रेम को समझ जाए, काश प्रेम हमारे जीवन में आ जाए, काश अंदर खुशी आ जाए। हाँ, और ये ढाई अक्षर जो है अगर प्रेम के में समझ आए तो खोज करिए। मैं युवाओं से बोलना चाहता हूँ, मेरी बात को अक्षर अक्षर मत मानिए, उसमें खोज करिए कि प्रेम इतना महत्वपूर्ण क्यों है और प्रेम की सही परिभाषा क्या है। मुझे लगता है इस परिभाषा को जानना और स्कूलों और कॉलेजेस में इसको पढ़ाया जाना बहुत आवश्यक है। और एक पिता को अगर सबसे अच्छा कोई अपने मैसेज देना हो अपने बच्चों को तो वो प्रेम का मैसेज है। एक माँ को अपने बच्चों को कोई मैसेज देना तो वो प्रेम का मैसेज है। एक टीचर को अपने स्टूडेंट को कोई मैसेज देना हो तो प्रेम का है, क्योंकि जीने के लिए प्रेम चाहिए और जो चीज़ चाहिए वो हमारी मिसिंग है और हम इधर उधर उसको ढूंढ रहे हैं। तो काश हमारी खोज सही डायरेक्शन में लग जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ कि एक खास मुलाकात का प्रोग्राम हमारा चालू रहेगा, हम कुछ मिलते रहेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है 100 किताबें पढ़ लो और एक किसी वरिष्ठ सीनियर इंटेलेक्चुअल पर्सन से मिल लो, उससे भी ज़्यादा पावरफुल है ये बात। क्यों पावरफुल है मैम? क्योंकि वो जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, वो जो अनुभवी व्यक्ति है, वो बोलेगा जो आपको चाहिए। किताबें वो बोलेगी जो दुनिया भर में लिखी हुई है। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पर्सनलाइज्ड नॉलेज देना कितना महत्वपूर्ण है। किसके पास कितना समय है? बहुत ही कम समय हम सब लोगों के पास है। इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम इस तरह के प्रोग्राम में जुड़े रहेंगे, इसी तरह से बार बार मिलते रहेंगे। पुनः सर आपका सरन साहब यहाँ आने के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा मैम। थैंक यू सो मच एंड वी विल सी यू मीट अगेन। बाय बाय। थैंक यू सो मच। माय वार्म रिगार्ड्स। बहुत बहुत धन्यवाद।